भारत के हर क्षेत्र से हम लाए हैं नेचुरलिस्ट फाउंडेशन का इनिशिएटिव जिसका नाम है जंगल की आवाज़। आज यह 8वां एपिसोड है जिसका प्रसारण 11 जुलाई 2020 को हो रहा है। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वन्यजीव संवर्धन, वैज्ञानिक अनुसंधान और सरकारी योजनाओं की। मैं निकिता पाथरकर, एक पर्यावरण प्रेमी, और आज मेरे साथ है। और मैं अंजलि त्रिपाठी, एक विद्यार्थी और पर्यावरण प्रेमी। तो आज के इस एपिसोड में हम पहले देखेंगे कैसे प्लास्टिक अंटार्कटिक के टेरेस्ट्रियल फूड चेन में घुस बैठा है। फिर आगे बढ़ते हुए हम गिर नेशनल पार्क में अननेचुरल लायन डेथ्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद कैसे गोवा की एक सेंचुरी बहुत ही खतरे में है डेवलपमेंट में जाने की वजह से। फिर आगे बढ़ते हुए हम एक अच्छी न्यूज के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट तिलरी फॉरेस्ट एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पर बनाने की कोशिश कर रही है। फिर आगे बढ़ते हुए हमें एक नई गैको की स्पीशीज मिली है पेनिनसुलर इंडिया से, और कैसे हमें वापस आसाम कीलबैक वापस मिल गया। फिर आगे बढ़ते हुए आखिरी में हम आएंगे कि घड़ियाल कैसे यमुना नदी में फिर आ पहुंचे हैं। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। प्लास्टिक ने अंटार्कटिका के टेरेस्ट्रियल फूड चेन में प्रवेश किया है। जर्नल बायोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित किए गए अध्ययन में कहा गया है कि प्लास्टिक ने पूरे ग्रह और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संभावित जोखिमों के साथ ग्रह पर सबसे दूरस्थ मिट्टी के भोजन के जाले में यानी टेरेस्ट्रियल फूड चेन में प्रवेश किया है। उन्होंने ये कहा है कि यह जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे नाजुक ध्रुवीय परिस्थितिकी प्रणालियों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों को मिट्टी में पाए जाने वाले छोटे जीवों के पेट में पॉलीस्टीरीन के अंश मिले। इससे यह साबित होता है कि माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन ने अंटार्कटिका में अपना स्थान बना लिया है। माइक्रोप्लास्टिक का समुद्र में होने वाला इन्फिल्ट्रेशन तो सब जानते हैं, लेकिन इस नए पाए गए तरीके से अंटार्कटिक टेरेस्ट्रियल फूड चेन में जो कंटामिनेशन हुआ है इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। इस वजह से पूरे इकोसिस्टम और बायोटा को हानि पहुंचने का खतरा है। क्लाइमेट चेंज के कारण पहले ही काफी मुसीबत झेल रहे इकोसिस्टम के लिए माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन खतरनाक साबित हो सकता है। शास्त्रज्ञों ने कोलाबोलिन क्रिप्टोपाइगस एंटार्कटिकस, जो कि एक सूक्ष्मजीव होते हैं, उन पर फोकस किया। इन सूक्ष्मजीवों को आमतौर पर स्प्रिंगटेल्स कहा जाता है। यह सूक्ष्मजीव मक्खियों की तरह उड़ते हैं, हालांकि उन्हें इंसेक्ट्स के वर्ग में समाविष्टित नहीं किया जाता। यह उन कुछ जीवों में से एक है जिन्होंने अपने आप को अंटार्कटिका के हार्श कंडीशंस में ढाल लिया है। यह स्प्रिंगटेल सामान्यतः माइक्रो एल्गे और लाइकेन को खाकर अपना गुजारा करते हैं। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना के वैज्ञानिकों ने पॉलीस्टीरीन फोम में फंसे इन जीवों को किंग जॉर्ज आइलैंड से कलेक्ट किया ताकि उन पर रिसर्च हो सके। किंग जॉर्ज आइलैंड में टूरिज्म, एयरपोर्ट और मिलिट्री फैसिलिटीज के तहत होने वाली ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण यह अंटार्कटिका का मोस्ट कंटामिनेटेड रीजन बन चुका है। माइक्रोप्लास्टिक का क्या परिणाम होता है यह जान लेते हैं। माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आने से एक्वेटिक लाइफ पर काफी बदलाव होते हैं, जो कि बिहेवियरल रिस्पॉन्स से जुड़े होते हैं। इस इशू को समझकर इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। साथ ही सी शोर्स की सफाई करके प्लास्टिक हटाना, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट करना, ये उपाय आजमाए जा सकते हैं। जैसे ही हम गिर सुनते हैं, हमारे मन में सबसे पहले वहां के अद्भुत लैंडस्केप और एशियाटिक लायंस आ जाते हैं। गिर अपने एशियन लायंस के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। गिर एशियाई लायंस का एकमात्र घर है। ऐतिहासिक रूप से उन्होंने पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व के कई हिस्सों को उत्तर भारत के रूप में बसाया। 19वीं सेंचुरी तक वह सऊदी अरब, पूर्वी टर्की, ईरान और ईस्ट इंडिया, सिंधु नदी के पूर्व में बंगाल और नर्मदा नदी में रहते थे। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत से यह गिर राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के क्षेत्रों में प्रोहिबिटेड हो गए। 2015 की सेंसस के मुताबिक गिर में 523 शेर हैं। गिर में शेरों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गिर भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। गिर के शेरों के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन में गिर सरकार और कई एनजीओ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक बार गिर में शेर की आबादी केवल 12 तक पहुंच गई थी।
उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और शेरों का अंधाधुंध शिकार किया जा रहा था। गीर के लोगों ने जूनागढ़ नवाब को इस बारे में चिंतित किया। जूनागढ़ के नवाब ने भी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शेरों का शिकार करना बंद कर दिया। तब से शेरों की आबादी बहुत बढ़ रही है। गीर और वन विभाग के लोग शेरों और गीर के कंजर्वेशन के लिए आक्रामक तरीके से काम कर रहे हैं। गीर में शेरों को कोई शिकार नहीं करता, लेकिन बढ़ते विकास और जंगल में हो रहे अप्राकृतिक परिवर्तनों के कारण शेरों के खिलाफ संकट पैदा हो गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में गीर में कई शेरों की अस्वाभाविक मौत हुई है। दिन प्रतिदिन शेरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और शेरों ने गीर के जंगल के बाहर रहना शुरू कर दिया है। शासन गीर का शहर पीपावाव, बंदरगढ़, सुरेंद्रनगर शहर, बद्रा की पहाड़ियों तक पहुंच गए हैं। ये अच्छी बात है कि शेरों की संख्या और निवास स्थान के साथ साथ उनके बीच संघर्षों की संख्या भी बढ़ी है। ट्रेन गीर के जंगल के बीच से होकर गुजरती है। गीर में और उसके आसपास कई खुले कुएं हैं, इसलिए शेरों की एक्सीडेंटल मौत भी हो रही है और बढ़ते जा रही है। विकास और टूरिज्म के कारण गीर और शेरों पर फ्रिक्शन बहुत बढ़ गया है। जंगल जंजीर बनते जा रहा है और आदमी जंगल में प्रवेश कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में शेरों की एक्सीडेंटल मृत्यु में कई मुसीबतें सामने आई हैं। वर्ष 2018 में CDV यानी कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण एक साथ 23 शेरों की मौत हो गई। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस मांसाहारी जानवरों में पाया जाता है। CDV आमतौर पर आवारा कुत्तों में पाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि यह वायरस शेरों में भी पाया जा रहा है। लोगों को शेरों के अस्तित्व की चिंता सताने लगी थी। पूर्वी गीर के शेरों में यह वायरस पाया गया था। मामले की जानकारी होने पर वन विभाग ने तुरंत शेरों को इलाज के लिए पूर्वी गीर के लिए लेकर गए। FD ने रेस्क्यूड शेरों के सैंपल्स लिए और उन्हें आगे की जांच के लिए महाराष्ट्र के पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेज दिया। अधिक मदद के लिए वन विभाग ने तंजानिया से डॉक्टर रिचर्ड कॉक को भी बुलाया था। इलाज के दौरान कई शेरों की भी मौत हो गई। वन विभाग और स्थानीय लोगों के प्रयासों के बाद शीघ्र ही ईस्ट गीर से इस वायरस को मिटा दिया गया। CDV के 2 साल बाद यानी 2020 में शेरों की अचानक मौत शुरू हो गई। जनवरी 2020 से लगभग 92 शेरों की मौत हो चुकी है। अप्राकृतिक मौत की आशंका फिर से उसी तरह है जैसे 2 साल पहले की गई थी। प्रिलिमिनरी टेस्ट से पता चला है कि कई शेरों की एक्सीडेंटल मौत बबेसिया नामक बीमारी के कारण हुई थी। गीर के शेरों के अस्तित्व पर एक बार फिर सवाल उठाया गया है। एशियाई शेरों का अस्तित्व फिर से दांव पर है। इस बार भी इस बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए गीर और वन विभाग के लोगों ने कड़ी मेहनत की है। सरकार ने मध्य प्रदेश के कुन्हो में एशियाई शेरों के लिए एक वैकल्पिक घर देने की तत्परता भी दिखाई, लेकिन क्या कुन्हो के लोग गीर के लोगों के समान सहनशील होंगे? क्या वे शेरों के साथ रहने के लिए तैयार हो सकते हैं और शेरों को बचाने के लिए प्रयास कर सकते हैं जैसे गीर के लोग करते थे और करते आ रहे हैं? गीर दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र घर है। गीर के लोग वर्षों से गीर के शेरों के साथ मिलकर रह रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यह गीर के लोगों की शेरों के लिए भावनाओं का कारण ही है। आइए आशा करते हैं कि गीर और शेरों के बीच संबंध समान रहे और एशियाई शेर गीर और भारत के गौरव को बढ़ाते रहेंगे। गोवा के 2 बोर्ड्स की लापरवाही से सैंक्चुरी खतरे में। गोवा में फॉरेस्ट एरिया करीब 1,42,000 हेक्टेयर का है, जिसमें 1,03,300 हेक्टेयर एरिया भगवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। इस सेंचुरी का 170 हेक्टेयर का एरिया लैंड क्लियरेंस और डिस्ट्रक्शन के खतरे में है। गोवा राज्य के वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने भगवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 3 प्रोजेक्ट्स में अधिकृत किया है। दिसंबर 2017 में तय किया गया 2 लेन का नेशनल हाईवे, इसका एक्सपांशन, कुलेम मडगांव रेलवे लाइन का विस्तार और 400 किलोवाट पावर ट्रांसमिशन का लाइन, यह 2 प्रकल्प दिसंबर 2019 में तय किए गए। कोरोना पैंडेमिक के दौरान ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने मीटिंग ली। EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के तहत
नेशनल हाईवे 4 के कारण कुछ परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि सॉइल एरोजन के कारण फॉरेस्ट इकोसिस्टम फ्रेजाइल हो जाएगी, लैंडस्लाइड्स होने का खतरा, सॉइल क्वालिटी खराब होने की संभावना, वाटर कैचमेंट ऑफ रिवर्स, डिप्लीशन ऑफ एक्वेटिक रिजर्वॉयर्स। एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर हाईवे कंस्ट्रक्शन सिर्फ 100 किलोमीटर का एरिया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में 153 किलोमीटर एरिया शामिल किया गया है। रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में कुछ खतरे बताए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग, एनिमल्स के नॉट क्रॉस द रेलवे लाइन। इस कारण ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के फ्रैगमेंटेशन के कारण वाइल्ड लाइफ ह्यूमन सेटलमेंट के नज़दीक आ जाती है और इसके परिणाम हेतु ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। नागरिक होने के कारण हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस बारे में सही जानकारी लेकर हमारी नेचुरल हेल्थ को खतरा पहुंचने से रोकें और साथ ही हमारे पर्यावरण की रक्षा करें। राज्य सरकार कोंकण के तिलारी के कुछ पैचेस जो एवरग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा है उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का सोच रहे हैं, जो टाइगर्स का घर भी बन सकता है। सिंधुदुर्ग का इलाका जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक की तर्ज पर पश्चिमी घाट में है, सह्याद्री बाघ रिजर्व के लिए सोर्स बाघ की आबादी विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें फिलहाल सिर्फ 7 बाघ हैं। सह्याद्री रिजर्व में बाघों की आबादी राधानगरी रिजर्व और पश्चिमी घाट की लकीरों के माध्यम से गोवा और कर्नाटक में दक्षिण की स्तोत्र यानी सोर्स आबादी से जुड़ी हुई है। तिलारी इस गलियारे में पड़ता है और एक बाघ के निवास स्थान के रूप में इसका विकास सह्याद्री परियोजना को फिर से तैयार करने में मदद करेगा, जो सतारा, सांगली, कोल्हापुर और रत्नागिरी के कुछ हिस्सों को बिग कैट्स के साथ फैलाती है। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, राज्य के वन विभाग तिलारी को वन्यजीव रिजर्व में परिवर्तन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। इससे सुरक्षा का दर्जा बढ़ेगा। वर्तमान में तिलारी सावंतवाड़ी क्षेत्रीय वन प्रभाग के अंतर्गत आता है, जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और प्रोटेक्शन जैसे मुद्दों पर कम ध्यान केंद्रित करता है। एक अधिकारी ने कहा, हमने कैमरा ट्रैप लगा दिए हैं और अब तक वे 2 बाघों को उनके इलाके और उनके साथ उनके 4 कब्स की मौजूदगी पकड़ने में कामयाब रहे। एक बार जब तक तिलारी को वाइल्ड लाइफ रिजर्व में बदल दिया जाता है, विभाग इसे हैबिटेट और कॉरिडोर के रूप में विकसित करने में सक्षम होगा। यह तिलारी वाइल्ड लाइफ रिजर्व पश्चिमी घाट क्षेत्र के संरक्षण में महत्वपूर्ण काम करेगा। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि यह प्रस्ताव सिंधुदुर्ग में एक शक्तिशाली लॉबी के खिलाफ चला था, जिसमें ऐसे प्लांटर्स भी शामिल थे जिन्होंने वन पैच को रबड़ और अनानास यानी पाइनएप्पल के बागों में बदल दिया है और बिजली से आग लगा दी थी, जिससे वन्यजीव आंदोलन प्रभावित हुआ था। एक अधिकारी ने कहा, उन्हें डर है कि प्रस्तावित वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ रिजर्व के पर्यावरण के प्रति इको सेंसिटिव जोन इन प्लांटेशंस को प्रभावित करेंगे। इसलिए वाइल्ड लाइफ रिजर्व योजनाओं को प्रभारी 57 वर्ग किलोमीटर से घटाकर लगभग 26 किलोमीटर तक कर दिया गया। अधिकारी ने कहा कि जबकि इस प्रस्तावित रिजर्व का क्षेत्र समृद्ध आबादी के बावजूद एक बड़ी बाघ आबादी के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, बिग कैट्स भी पास के वन पैच का उपयोग करेंगी। उन्होंने कहा, वे केवल इस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेंगे, वे सह्याद्री रिजर्व और कॉरिडोर्स के बफर में घूम सकते हैं। वे सीमाओं से लेकर म्हाडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व और भीमगढ़ तक जा सकते हैं, जो कि गोवा से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ है, ऐसा वो हमें समझा रहे थे। जबकि एक बाघिन लगभग 10 से 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपना टेरिटरी मार्क करती है। यह वॉकवे कम होकर जब उसे अच्छा शिकार मिलता है लगभग 8 से 6 किलोमीटर तक हो जाता है। नर जो अपने क्षेत्र को प्रमुखता से मार्क करते हुए लगभग 25 से 40 किलोमीटर तक जा सकता है। सह्याद्री बाघ रिजर्व में बाघों की संख्या कम है क्योंकि कोयना रिजर्व में खराब शिकार और कॉरिडोर में कमजोर लिंक की वजह से बिग कैट्स वहां प्रजनन यानी ब्रीडिंग नहीं कर पा रहे, जो कि रिजर्व को दक्षिण की ओर सोर्स आबादी से जोड़ती है। विदर्भ के चंद्रपुर से 4 मादा और 2 नर सहित आरक्षित 6 जानवरों को ट्रांसलोकेट करने की योजना बना रहे हैं।
टाइगर ट्रांसलोकेशन ने पन्ना और सरिस्का जैसे क्षेत्रों में बाघों की आबादी बढ़ाने में मदद की है, जहां अवैध शिकार ने इन बड़ी बिल्लियों को मिटा दिया था। कंबोडिया, जहां बाघ एक्सटिंक्ट हैं, वहां भी उन्हें फिर से इंट्रोड्यूस करने के लिए भारत से मदद मांगी थी। महाराष्ट्र में 6 रिजर्व हैं। बाघ सेंसस, जिसके परिणाम 2014 में जारी किए थे, उसके मुताबिक भारत में 2010 में 1706 से 2226 बाघ हो गए थे 2014 तक। महाराष्ट्र में लगभग 190 ऐसी बिग कैट्स हैं, जो 2010 में 169 के आंकड़े से अधिक थी। घाट इलाके में गेको यानी छिपकली की नई प्रजाति मिली। छिपकली के बारे में जो अध्ययन होता है, उसमें काफी तरक्की होने लगी है। वैज्ञानिकों ने कई सारी नई प्रजातियों की खोज की है और उसका अभ्यासपूर्ण विश्लेषण भी किया है। इस डॉक्यूमेंटेशन के कारण छिपकली प्रजाति की विशेषताएं एवं उनके हिस्ट्री का पता चलता है। पिछले 1 महीने के कालावधि में ही हमने छिपकली की 5 नई प्रजातियों का पता चला है। जीनस नेमास्पिस, इसमें वर्गीकृत ड्वार्फ गेकोस की यह प्रजातियां हैं। बाकी छिपकलियों से ये अलग है क्योंकि इनका साधारण निवास ड्राई एरिया में होता है। इससे यह बात का पता चलता है कि शुष्क वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजाति पाए जा सकते हैं। नई प्रजातियों को उनके रंग, निवास स्थान और वातावरण के अनुसार नाम दिए गए हैं। नेमास्पिस बैंगारा या फिर गोल्डन बैंडेड ड्वार्फ गेको, इसको यह नाम मिला क्योंकि पीले रंग का समावेश उनके अंग पर होता है। और एक वजह यह भी है कि इस प्रजाति की खोज कोलार गोल्ड फील्ड से 30 किलोमीटर की दूरी पर हुई है और कोलार भारत की सबसे बड़ी सोने की खान है। नेमास्पिस ग्रेनिटिकोला और द हॉर्सले ड्वार्फ गेको का नाम ग्रेनाइट बोल्डर्स के नाम पर रखा गया है, जिस पर वो पाई गई है। नेमास्पिस येलागिरियंसिस और द येलागिरी ड्वार्फ गेको का नाम तमिलनाडु की येलागिरी लोकेलिटी पर रखा गया है। इन स्पीशीज डिस्कवरी में हमें यह पता लगता है कि वातावरणीय बदलाव का मुकाबला करते हुए यह सब जीव अब भी पाए गए हैं। इससे हमें फ्यूचर में होने वाले क्लाइमेट चेंज का अंदाजा हो सकता है। यंग रिसर्चर्स की एक टीम, जिसमें ईशान अग्रवाल, तेजस ठाकरे, शौनक पाल और अक्षय खांडेकर है, उन्होंने इन स्पीशीज की खोज की है। कर्नाटक के रॉकी रीजन में यह सब रिसर्च करने में करीब 6 साल का अवधि लगा और रिसर्च से द मैग्निफिसेंट ड्वार्फ गेको, जो कि बड़ी छिपकलियों में से एक है, उसका पता चला है। इन डिस्कवरीज के कारण घाट रीजन में स्पीशीज डाइवर्सिटी का पता चला है और साथ ही इस क्षेत्र में रिसर्च हेतु और भी मार्ग उपलब्ध हुए हैं। जब से कोविड-19 की महामारी होने के कारण तालाबंदी लागू की गई थी, तब से हमें कई तरह की आपदाएं सुनने आ रही है, लेकिन हमेशा बुरे दिनों में भी आशा की एक झलक दिखाई देती है। और यहाँ एक बहुत ही सकारात्मक खबर है जो कुछ दिनों से आसपास प्रसारित हुई और लगभग 1 दशक के बाद तालाबंदी के कारण यमुना नदी में वापस लौट रहे घड़ियालों के बारे में थी। इसलिए जैसा कि हम सभी जानते हैं, यमुना नदी 1376 किलोमीटर के आकार वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो भारत में एक प्रमुख जल मार्ग है, जो देश की राजधानी को पानी भी प्रदान करती है और एक प्रदूषित नदी भी मानी जाती है। 1909 में नदी का पानी लगभग साफ आसमान जितना नीला था, लेकिन वर्षों से नदी के किनारे और इसके साथ जुड़े अन्य क्षेत्रों में इंडस्ट्रियलाइजेशन और मानव विकास में तेजी से वृद्धि के कारण इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज और अन्य डेंजरस कचरे, वनों की कटाई के कारण हुए नगर निगम के डंप स्थलों और सॉइल इरोजन के कारण दशकों से नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और इन सभी ने नदी के पानी की क्वालिटी पर भारी प्रभाव डाला है। जैसा कि यमुना नदी इंसानी बस्तियों के लिए प्रमुख जल स्रोत होने के अलावा कई वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। जंगली और प्रवासी पशु प्रजातियां, जिनमें गैंगेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल, विभिन्न कछुए, मछली और पक्षी आदि शामिल है, और इनमें से कई प्रजातियां जो कि IUCN की रेड लिस्ट की श्रेणी में होने का एक मुख्य कारण उनका हैबिटेट लॉस भी है। तो आज हम विशेष रूप से घड़ियालों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो घड़ियाल, जिसे हम गेवियल के रूप में भी जानते हैं, जो मछली खाने वाली घड़ियाल की प्रजाति और क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जो कि एशिया में पाई जाती है। भारत में वे कई प्रमुख नदियों
जैसे कि गंगा और यमुना और उनकी सहायक नदियों में पाए जाते हैं। इसलिए पिछले कुछ दशकों में घड़ियाल आबादी ने बड़ी तेजी के साथ गिरावट शुरू कर दी, क्योंकि ये प्रदूषण के प्रति काफी संवेदनशील है और मानव विकास परियोजना और गाड़ के कारण होने वाली हैबिटेट हानि ने उनके घरों को मलबे में बदल दिया। 2007 में चंबल नदी में 100 से अधिक मृत घड़ियाल पाए गए, जो यमुना की एक सहायक नदी है, और घड़ियालों की इन आबादी के मौत का कारण नदी में मौजूद जहरीले पदार्थों को माना गया था। 2011 में उनकी आबादी यमुना और इसके हिस्सों से लगभग गायब हो गई थी और यह स्थिति विनाशकारी थी। लेकिन प्रकृति हमेशा एक रास्ता ढूंढती है। वर्तमान में तेजी से आगे बढ़ते हुए कुछ हफ्ते पहले कई नेचुरलिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट द्वारा एक खुशखबरी मनाई गई थी। लगभग एक दशक के बाद यमुना में बेबी घड़ियाल की वापसी पर वे आमतौर पर चंबल में देखे गए थे, लेकिन यह सकारात्मक खबर है कि वे यमुना में वापस आ गए हैं, जो यह भी दर्शाता है कि नदी की जल गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। जैसे कि वन विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि घड़ियालों ने इटावा क्षेत्र में अंडे दिए, जो यमुना से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर है। इन घड़ियालों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए वन रक्षकों और आसपास के गांवों के अन्य नागरिकों ने भी 24 घंटे निगरानी भी किया। वन अधिकारियों ने सुझाव दिया, ये कोविड-19 लॉकडाउन के कारण था, जो अप्रत्यक्ष रूप से मां प्रकृति के पक्ष में काम करता था। घड़ियालों की वापसी काफी अच्छी खबर है, क्योंकि इससे यह भी पता चलता है कि प्रदूषण के स्तर में कमी आई है, क्योंकि घड़ियालों को प्रदूषण इंडिकेटर भी कहा जाता है। धीरे धीरे और लगातार अन्य जानवर और मछलियों की प्रजातियां सबसे प्रदूषित नदी के पानी में फिर से बसना शुरू कर सकती है। लॉकडाउन के दौरान हमारे द्वारा कम प्रदूषण हुआ, उसी के चलते प्रकृति के पक्ष में बहुत सारे काम हो रहे हैं, जिसका उदाहरण हम घड़ियालों का वापसी भी कह सकते हैं। हमारे प्लैनेट ने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन आदि से एक अच्छी तरह से योग ब्रेक के साथ खुद को फिर से जीवंत करने का समय मिल गया है। जैसे कि हमने यह भी देखा कि प्रदूषण में कमी होने के कारण कई पारिस्थितिक तंत्रों ने इसे थोड़ी मात्रा में ठीक करना शुरू कर दिया है। हम देख सकते हैं कि कितने सुधार होंगे अगर हमने भी यही पॉजिटिव इफेक्ट्स के दिशा में काम किया तो। दुनिया भर में कई जानवरों की प्रजातियां या स्थानिक या फिर प्रवासी अपने प्राकृतिक आवासों की ओर लौट रहे हैं, और उम्मीद है कि हम घड़ियालों जैसे कई लुप्त प्राय प्रजातियों की कुछ अच्छी जनसंख्या की वृद्धि देख सकते हैं। धन्यवाद। आज के इस पॉडकास्ट में हमने पर्यावरण के बारे में जानकारी लेते हुए हाल ही में हुए कुछ हादसों या घटनाओं पर गौर किया। आप इस कार्यक्रम से जुड़े इसलिए आपका धन्यवाद। हम फिर अगले हफ्ते मिलेंगे और पर्यावरण पर बात करेंगे। इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप पैट्रियन पर हमारी यंग टीम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।